दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसमें हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस परीक्षा 2022 के संबंध में परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम विश्लेषण और महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आपको पता है कि आयोग द्वारा 250 पदों के लिए यूपी पीसीएस 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन के अनुसार यूपी पीसीएस परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 मार्च 2022 से प्रारंभ हो गया है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो तिथि है वो लास्ट तिथि 12 अप्रैल 2022 और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2022 है। मेरी आपको राय है कि बिना इंतज़ार किए आप अपना फॉर्म फिलअप कर दें ताकि निश्चिंत भाव से आप अपनी तैयारी जारी रख सकें। दोस्तों आपको जानकारी है कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को आयोजित होनी है। तो इस हिसाब से अब आपके पास केवल 80 दिन का समय शेष है, इसलिए आप पूरे मनोयोग से इस समय का सदुपयोग करें ताकि आप प्रारंभिक परीक्षा, फिर आगे मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सफल होकर अंतिम चयन सूची में अपना स्थान बना सकें। आइए दोस्तों इस परीक्षा के बारे में पहले सामान्य जानकारी कर लेते हैं कि इस परीक्षा का प्रारूप क्या है और ये किस प्रकार से आयोजित की जाती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ये पीसीएस परीक्षा बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी को क्लियर करके आप राज्य सेवा में डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम, डिप्टी एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, कोषाधिकारी, एआरटीओ, बीडीओ, नायब तहसीलदार और अन्य पदों के लिए चयनित होते हैं। ये आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके साथियों, दोस्तों, जान पहचान वालों के लिए बहुत ही गर्व तथा सम्मान की बात होती है। सिविल सेवा और राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का सपना इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अपनी जगह बनाना होता है। इसके लिए आपको पूरे मेहनत से, एकाग्र मन से, तन्मयता से अपनी तैयारी करनी होगी ताकि आप इस परीक्षा के सभी चरणों को उत्तीर्ण कर अंतिम चयन सूची में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों देखिए ये जो परीक्षा है इसका पैटर्न क्या है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो ये परीक्षा आयोजित की जाती है पीसीएस परीक्षा, ये त्रिस्तरीय परीक्षा है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का है जिसको प्रिलिमिनरी एग्जाम कहा जाता है और ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को जो है अंदर कर लिया जाता है और जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों मुख्य परीक्षा दूसरा चरण है और दूसरा चरण तब होता है या दूसरे चरण में वो लोग शामिल होते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं, वही लोग मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम में शामिल किए जाते हैं। और अंत में मुख्य परीक्षा क्लियर करने वाले या मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है और इन्हीं अभ्यर्थियों में से आयोग के मानकानुसार अंतिम चयन सूची जारी की जाती है। अंतिम सूची में जगह पाने वाले अभ्यर्थी ही, या यूं कहा जाए कि यही लोग जो अंतिम चयन सूची में आते हैं वो फाइनली सेलेक्ट होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस परीक्षा के जो तीनों चरण हैं ये तीनों ही चरण बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक आप प्रारंभिक परीक्षा नहीं पास करेंगे मुख्य परीक्षा में नहीं शामिल हो सकते हैं और मुख्य परीक्षा नहीं शामिल करेंगे तो साक्षात्कार में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोई भी चरण इसमें हल्का नहीं है, सभी चरण बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हर चरण को आपको पूरा करना होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस परीक्षा के तीनों चरणों में कोई भी स्टेज आसान नहीं है। सभी चरणों की तैयारी अच्छे से करने वाले अभ्यर्थी ही अंतिम चयन सूची में अपना स्थान बना पाते हैं। आज की वीडियो में हम विशेषकर यूपी पीसीएस 2022 के प्री यानी प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में बात करेंगे कि किस प्रकार इसकी पहली बाधा यानी प्रारंभिक परीक्षा को पार किया जाए। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में जो है प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं क्या होता है। तो जो पीसीएस या यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीएस फर्स्ट पेपर और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि सीसेट का यानी एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। तो ये 2 प्रश्न पत्र होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। इसके अलावा दोस्तों जो ये सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर होता है ये 2 घंटे की अवधि का होता है। इसमें कुल 200 मार्क्स के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पेपर आपने जान लिया कि 2 घंटे की अवधि का होता है, इसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं और इसका पूर्णांक 200 अंकों का होता है। सामान्य अध्ययन का जो दूसरा पेपर है दोस्तों, जिसको हम जीएस सेकेंड पेपर या सीसेट कहते हैं, इसकी अवधि भी 2 घंटे की होती है। इसमें इसका पूर्णांक 200 का होता है और इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामान्य अध्ययन का जो सेकेंड पेपर है जिसकी हम बात कर रहे हैं सीसेट पेपर, ये जो है ये क्वालिफाइंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पेपर केवल क्वालिफाइंग है और इसमें क्वालिफाई होने के लिए कितना, क्वालिफाई होने के लिए दोस्तों इसमें 33% मार्क्स यानी 1/3 अंक लाना अनिवार्य है। और विशेष बात यह है कि इस परीक्षा में यानी प्रारंभिक परीक्षा जो है ये नकारात्मक अंकन निगेटिव मार्किंग की है और ये निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होता है। 1/3 यानी एक प्रश्न आपका गलत हुआ तो उससे 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। सामान्य सी बात है, सीधा सा फार्मूला ये है कि आसानी से आप समझें, आप 4 प्रश्न हल करते हैं जिसमें आपका 1 प्रश्न सही और 3 प्रश्न गलत हो जाए तो आपका एक्चुअल मार्क्स 0 हो जाएगा और 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने के बावजूद आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 3 प्रश्न हैं उनके 1/3 अंक कटने के साथ ही साथ जो आपको एक्चुअल मार्क्स मिला है उसमें से नकारात्मक अंकन किया जाता है। इसलिए दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में आप जितनी कम गलतियां करेंगे आपके लिए इसमें सफल होना उतना ही आसान होगा। ज़्यादा गलती आपको परीक्षा से बाहर कर देगा, इसलिए बहुत ही सावधानी से सोच समझकर प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। यही आपके लिए और प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए ज़रूरी होगा। दोस्तों देखिए कि अब इस परीक्षा के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पर एक नज़र डाल लें। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज़ का कोई ओर छोर नहीं होता है, लेकिन इसकी कुछ सीमा इसके पाठ्यक्रम से निर्धारित की गई है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 7 टॉपिक दिए गए हैं। ये 7 टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो करेंट अफेयर्स का है, दूसरा भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का है, तीसरा देखिए भारत और विश्व का भूगोल है, चौथा टॉपिक जो दिया गया है पाठ्यक्रम का वो भारतीय राजनीति और शासन है, पांचवा आर्थिक और सामाजिक विकास है, छठवां टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है और सातवां सामान्य विज्ञान है। इसको अगर हम थोड़ा विस्तार में जाएं, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, तो इसको हम विस्तार में जाने पर जो सिलेबस है उसको इस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों करेंट अफेयर्स हमारा टॉपिक है, ये आप देखिए। करेंट अफेयर्स में आयोग कहता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थी को जानकारी रखनी होगी। दूसरा जो टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास यानी भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसके बारे में कहा गया है कि इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। तीसरा टॉपिक भारत और विश्व का भूगोल है। तो देखिए भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी और भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि भारत और विश्व के भूगोल को भी बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। इसके अलावा जो चौथा टॉपिक दिया गया है भारतीय राजनीति और शासन। दोस्तों भारतीय राजनीति और शासन, इसमें केवल भारतीय राजनीति और शासन नहीं बल्कि संविधान, राजनीतिक व्यवस्था,
पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्राधिकरण और इसमें शामिल हैं। इसके अंतर्गत आपको संविधान के अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति और देश के पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान और भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों और भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा टॉपिक जो दिया है आर्थिक और सामाजिक विकास, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, ये सभी इन सभी मुद्दों पर अभ्यर्थियों को जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण की जो समस्याएं हैं उनके संबंध में और परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों छठवां टॉपिक जो हमारा है सिलेबस का वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। इसके अंतर्गत सामान्य विषय जैसे जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इस बारे में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पर्यावरण के संबंध में आपको जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए, ऐसा हमारे सिलेबस में कहा गया है। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का, तो सामान्य विज्ञान में जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला या सिद्धांत कम पूछे जाएंगे। इसमें दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित जो अप्लाइड साइंस होता है, जो कि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, उससे सहित विज्ञान के सामान्य बोध और जानकारी पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। और जिसने वैज्ञानिक विषयों यानी आप बीए पढ़े हैं, कॉमर्स पढ़े हैं, आप साइंस से बीएससी या एमएससी नहीं किए हैं, तब भी आपको हाई स्कूल इंटर लेवल पे जो विज्ञान की जानकारी है उसी पर आधारित प्रश्न होंगे, ये सिलेबस में है। इसके अलावा नोट में दिया गया है कि अभ्यर्थियों से ये अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो, यानी यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला, संस्कृति और इन सब के बारे में जो है सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में जो दूसरा प्रश्न है सीसैट का, उसके बारे में हम विस्तार से नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन जो सीसैट का प्रश्न पत्र है उसमें कंप्रीहेंशन यानी विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, निर्णयन क्षमता, समस्या समाधान, तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता, सामान्य बौद्धिक योग्यता, इसके अलावा हाई स्कूल स्तर का प्रारंभिक गणित, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न आपके सीसैट में पूछे जाएंगे। वहाँ पर 100 प्रश्न हैं, क्वालिफाइंग हैं, तो इसलिए वहाँ पर आपको ये निर्धारित किया गया है कि कम से कम 33% अंक आपको वहाँ से लाने हैं। 100 में आपके 33 प्रश्न सही होने चाहिए सीसैट के पेपर में। दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि ये सिलेबस जो हमने चर्चा की, इतना बड़ा सिलेबस कैसे तैयार करें और याद कैसे रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहले ही हमने कहा कि सिलेबस का कोई और छोर नहीं है। कुछ सीमा इसके जो है पाठ्यक्रम से निर्धारित कर दी गई है, लेकिन इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। दोस्तों रणनीति आपको बनानी पड़ेगी कि किस तरह से जो है सिलेबस को पूरी तरह कंप्लीट किया जाए, इतने बड़े सिलेबस को कवर किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा के समय उसको रिवाइज भी कर लिया जाए, ताकि आप परीक्षा में आसानी से प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें और प्रारंभिक परीक्षा की बाधा को दूर कर सकें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम जो हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक है समसामयिक घटनाक्रम या करेंट अफेयर्स जो दिया गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, उनसे संबंधित जो टॉपिक हैं उनको कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए कौन सी अध्ययन सामग्री प्रयोग किया जाए, उसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जैसा कि कहा गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तो इसके अंतर्गत आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल खिलाड़ी, आर्थिकी, महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, रिपोर्ट, सूचकांक, ये सभी तैयार करने होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्थल, ये सभी प्रश्न तैयार करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों करेंट अफेयर्स में कई प्रकार के पुरस्कार, सम्मान, ये सब दिए जाते हैं,
किनको दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है, इसका अध्ययन भी आपको, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। दोस्तों, करेंट अफेयर्स खंड आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेंट अफेयर्स खंड जो होता है या समसामयिक खंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पूरा प्रश्न पत्र है 150 अंक का है। करेंट अफेयर्स में अगर जो मोटे तौर पर देखें तो 30 से 35 प्रश्न आपके करेंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। यदि आप किसी मंथली करेंट अफेयर्स मैगजीन और वेबसाइट को रेगुलर पढ़ते हैं तो आप आसानी से इस खंड में 35 में से 30 प्रश्न सही कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक मंथली मैगजीन आप अवश्य लें, वो प्रतियोगिता दर्पण हो सकती है, समसामयिक क्रॉनिकल हो सकती है या दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे हो सकता है। तो ये तीनों ही पत्रिकाएं अच्छी हैं। समसामयिक क्रॉनिकल इस समय काफ़ी लोग ले रहे हैं और इसको आप अलग से तैयार करना भी अगर आप चाहें तो मंथली करेंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ें, लेकिन उसमें से भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको अलग से नोट करते जाएं ताकि अंतिम समय में रिवाइज करने में आसानी है। दूसरे, परीक्षा के समय आप घटना चक्र की दृष्टि आती है दोस्तों, ये अर्धवार्षिक या वार्षिकी रूप में जो है घटना चक्र की दृष्टि, तो ये अंतिम समय में परीक्षा के समय में ये देता है। तो उससे आसानी ये रहेगी कि सारी चीज़ें आपको इकट्ठे मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है समसामयिक घटनासार। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है घटनासार। ये समसामयिक घटनासार पुस्तक, ये भी अर्धवार्षिक यानी 6 महीने का या वार्षिकी आता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं अंतिम समय में रिवाइज करने के लिए। वैसे आपको ज़रूरी ये है कि आप रेगुलर करेंट अफेयर्स को पढ़ते रहें। दोस्तों, करेंट अफेयर्स कब से कब तक का तैयार करें, तो पिछले 6 से 8 महीने का। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि 6 से 8 मंथ का करेंट अफेयर्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका पेपर 12 जून को है तो आप मई से पिछले 8 महीने, पीछे 8 महीने चले जाएं तो अक्टूबर से अगर जो हम देखें तो अक्टूबर 2021 से मई 2022 के करेंट अफेयर्स पे आप फोकस करें। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। करेंट अफेयर्स डेली पढ़ें, एक मासिक पत्रिका लें और अंत में परीक्षा के समय दोस्तों अर्धवार्षिक अंक ले लें। घटनासार का या दृष्टि, जो घटना चक्र की दृष्टि आती है, उसको आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपने चैनल पर मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज पर करेंट अफेयर्स का सेगमेंट चला रहे हैं, उसको हम अंत में कंपाइल करके आपको परीक्षा के समय प्रोवाइड करा देंगे। उसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को और जोड़ दिया जाएगा ताकि आप करेंट के 30 से 35 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण खंड हैं इसको कवर कर सकें। इसके अलावा दोस्तों करेंट अफेयर्स तो मान लीजिए डायनेमिक है, बदलता रहता है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के जो अस्थाई या स्टैटिक पार्ट हैं उनमें इतिहास, भूगोल, संविधान और राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, यूपी स्पेशल, जनगणना और नगरीकरण शामिल हैं। इनमें दोस्तों एवरेज देखा जाए, कोई पेपर बैलेंस बनता है तो हर खंड से यहाँ से 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इन सब खंडों से दोस्तों 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी इतिहास से 20 हो गया, 25 हो गया, भूगोल से कुछ कम हो गया, तो कभी राज्य व्यवस्था से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे करके एवरेज 20 प्रश्न होते हैं। दोस्तों स्टैटिक प्रश्नों के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाएं कि स्टैटिक प्रश्नों के लिए लूसेंट जीके रामबाण है। लूसेंट की जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा घटना चक्र, दोस्तों घटना चक्र प्रकाशन का एक Q&A करके आया है, क्वेश्चन आंसर करके, ए सीरीज करके, वो भी लूसेंट की तरह ही है, लेकिन लूसेंट उससे भी बेहतर है। इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीसीएस के पुराने वर्षों के या प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं, आप इनको तैयार करें। मेरी राय यही है कि सभी खंड के लिए लूसेंट जी के उसमें जो भी पार्ट्स दिए गए हैं, एक एक लाइन उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आप उसको आधार बनाकर यूपीपीसीएस की तैयारी करिए। आइए देखते हैं इतिहास के लिए क्या किया जाए। दोस्तों इतिहास जो खंड है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको काफ़ी कुछ रटना पड़ता है, डेट, समय, व्यक्ति, घटनाएं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है वो मॉडर्न इंडिया है।
आधुनिक भारत जो है, मॉडर्न इंडिया खंड, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरे स्थान पर मिडिवल इंडिया आता है और एंशिएंट हिस्ट्री तीसरे स्थान पर आता है। लेकिन कई वर्षों से इधर जो प्राचीन इतिहास खंड है उसको काफ़ी वैल्यू दिया गया है और वहाँ से कई ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो इतिहास विषय पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं जानते हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं है आपको। इसमें हमको आधुनिक भारत अच्छे से तैयार करना है। हाल के वर्षों में इस जो है खंड में कठिन प्रश्न पूछे गए हैं। कला संस्कृति और साहित्य खंड, स्थापत्य कला साहित्य खंड, संस्कृति खंड, इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, साथ ही दोस्तों किरण कंपटीशन की इतिहास की आप पुस्तक ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी है, बेहद ही व्यवस्थित ढंग से लिखी गई है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स सभी खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लूसेंट जी के महत्वपूर्ण है, उसी तरह पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को दोहराना बहुत ज़रूरी है। अब आइए सामान्य अध्ययन के तीसरे महत्वपूर्ण खंड भारत और विश्व के भूगोल पर आते हैं। दोस्तों भारत और विश्व के भूगोल के लिए आपने अगर जो शुरुआती एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी का मतलब कि भूगोल की एनसीईआरटी बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें एनसीईआरटी में 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं और लूसेंट जीके का जो भूगोल पोर्शन है आप उसको कवर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक भूगोल आपका तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ आप महेश बर्नवाल की भूगोल एक समग्र अध्ययन आप उसको ले लें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैपिंग आप अभ्यास करते रहें दोस्तों, साथ ही प्रीवियस ईयर्स पेपर देखना न भूलें। दोस्तों देखिए इधर हाल के वर्षों में जो नेचुरल ज्योग्राफी है, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे नदी, पहाड़, झीलें, ज्वालामुखी, इनके सीमावर्ती राज्य और देश पूछे जा रहे हैं और इसे भी बदले पैटर्न के अनुसार आपको तैयार करना होगा। जैसे कि कौन सा देश फला झील की सीमा नहीं बनाता है, या फिर हारनाफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं साझा करता है। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, कुछ सीधे तो कुछ घुमावदार, इसलिए प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर आपको तैयारी करनी होगी। आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय राजनीति और शासन खंड के लिए जो कि हमारे सिलेबस में है। भारतीय राजनीति और शासन खंड बेहद ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट जो है हमारे सिलेबस में कहा गया है, यूपीपीसीएस द्वारा जारी सिलेबस में, कि इसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, इन सब पे विशेष फोकस किया जाएगा। इसमें भारत का संविधान, राज व्यवस्था, जब राज व्यवस्था और संविधान आप पढ़ेंगे तो संविधान की प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, विधेयक, विभिन्न प्रकार के विधेयक, उनकी विशेषताएं, आपात उपबंध, इसके अलावा संविधान के प्रमुख भाग, उनमें शामिल विषय, कितने अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं, अनुसूचियां कौन सी हैं, साथ ही साथ संविधान के जो संशोधन हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों के अलावा आपसे भारत की शासन प्रणाली की विशेषताएं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा आदि के जो शासन प्रणाली है उनके प्रावधानों से समानता और असमानता को जानना बहुत ज़रूरी है भारतीय शासन व्यवस्था के लिए। दोस्तों भारतीय शासन व्यवस्था और संविधान के लिए लूसेंट जीके का जो पॉलिटी सेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास समय है या पहले से आप पढ़ चुके हैं तो एम लक्ष्मीकांत का भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, आप देख सकते हैं। और कई जगह पर कई टीचर्स ने एम लक्ष्मीकांत को शॉर्ट फॉर्म में नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दिया है ताकि आप कम समय में पढ़ सकें, तो वहाँ से उसकी मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जरूर रिवाइज करें। अब आइए देखते हैं दोस्तों आर्थिक और सामाजिक विकास खंड को। तो ये खंड भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस खंड में जैसा कि सिलेबस में कहा गया है, आर्थिक सामाजिक विकास खंड में सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र के जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें दोस्तों आपको आर्थिक और सामाजिक विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, प्रमुख जो है इसके प्रावधान,
मुद्रा बैंकिंग, देखिए मुद्रा बैंकिंग, गरीबी बेरोजगारी, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, व्यापार और वाणिज्य के आंकड़े, वैश्विक खनिज और फसल उत्पादन के आंकड़े, भारत में खनिज और फसलों के उत्पादन, इसके अलावा भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं और समितियों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको आप नवीनतम आंकड़ों के अंतर्गत तैयार कर सकते हैं। साथ ही इस खंड के लिए भी दोस्तों आपको पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखना जरूरी है। अगला जो पार्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो हाल के वर्षों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी खंड से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए आप परीक्षा वाणी का पर्यावरण पारिस्थितिकी या दृष्टि पब्लिकेशन का जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी बुक ले सकते हैं। और इसमें देखिए जो नए मुद्दे हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी और ओजोन क्षरण, जैव विविधता, हॉट स्पॉट, इन शब्दों का प्रथम प्रयोग किसने किया था। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण के आधार पर या पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन और समझौतों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड को परीक्षा वाणी प्रकाशन और दृष्टि प्रकाशन की पुस्तकों से या कई जगह पर कई सारे नोट्स हैं, हमारे चैनल पर भी नोट्स पड़े हुए हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के, वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का है। सामान्य विज्ञान के बारे में जैसा कहा गया है कि इसमें आपको विषय की बहुत गहन जानकारी नहीं होनी चाहिए, सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसके लिए दोस्तों कहा गया है दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली यानी अप्लाइड साइंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए लूसेंट जीके जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए और परीक्षा वाणी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं। दोस्तों सामान्य विज्ञान को तैयार करने का एक क्रम है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बायोलॉजी सेक्शन होता है। विज्ञान में बायोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरे स्थान पर फिजिक्स आता है और तीसरे स्थान पर केमिस्ट्री आती है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पर फोकस करिए, फिजिक्स से कम क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री से उससे भी कम आते हैं। तो बायोलॉजी खंड को बहुत अच्छे से तैयार करिए, दूसरे स्थान पर फिजिक्स। इसके अलावा दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जो हमारी परमाणु प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, रक्षा प्रौद्योगिकी है और साथ ही साथ कंप्यूटर और जो हमारा देश कंप्यूटरों के क्षेत्र में विकास कर रहा है उनको ज़रूर तैयार करें, क्योंकि वहाँ से जो है प्रश्न इस खंड में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान जो खंड है उसको लूसेंट के सामान्य विज्ञान खंड से तैयार करिए, लूसेंट जीके से। इसके अलावा घटना चक्र का सामान्य विज्ञान खंड बहुत उपयोगी है, लेकिन पुराने वर्षों के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप ज़रूर देख लें। दोस्तों सिलेबस तो निर्धारित है, लेकिन उसके अलावा कुछ विविध या अन्य प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनसंख्या यानी जनगणना और नगरीकरण। तो दोस्तों यूपी स्पेशल और जनगणना नगरीकरण के लिए परीक्षा वाणी की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना, कला, संस्कृति और जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित और उत्तर प्रदेश सरकार की पुरानी और नवीनतम योजनाएं, इनको भी आप जो है अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर से यूपी स्पेशल के, और जो पुराने हैं उनमें योजनाएं भी शामिल होती हैं। कई योजनाएं जो नई चालू की गई हैं सरकार द्वारा, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरी ओर से कुछ सुझाव है आपके लिए। मैं अपने बारे में बता दूं कि 2009 वर्ष 2009 यूपी पीसीएस में मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ था और वो मेरा पहला प्रयास था। 2009 के बाद 2018 तक लगातार मैंने इंटरव्यू दिया है, केवल एक पद के लिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए। तो मुझे काफ़ी अनुभव है यूपी पीसीएस का। कुछ सुझाव आपके लिए देना चाह रहे हैं। दोस्तों देखिए जीएस फर्स्ट पेपर जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी कर ली कि किस तरह से यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक किया जाए, लेकिन साथ ही जीएस सेकंड पेपर जो सीसैट का पेपर है उसको आप इग्नोर न करें। जो सीसैट का पेपर है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी जीएस फर्स्ट पेपर में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो कि बेहद कष्टकारक है। सेकंड पेपर की रणनीति पर हम अलग से वीडियो बना देंगे कि किस प्रकार से उसमें हम
33% जो क्वालिफाइंग है उसको पूरा करें। मेरी ओर से कुछ सुझाव है आपको। दोस्तों, यूपीपीसीएस का पैटर्न जो है वो आपने देख लिया कि किस प्रकार का है, और इसके साथ ही जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है थोड़ा सा बदला है। अब जो प्रश्न हैं स्तरीय आने लगे हैं, सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कम हुई है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे 150 में से दोस्तों 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो वन लाइनर होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, आपको उन्हें ज़रूर देखना होगा। कथन कारण के प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें, और ऐसे प्रश्न जो मल्टी ऑप्शनल होते हैं, जिनको कि आप कहा जाए कि विकल्पों में भी बहुविकल्पी हो जाएं, बहुविकल्प में बहुविकल्प, जैसे एक या एक और दो दोनों सही हैं, एक सही है दो गलत है, इस तरह के प्रश्न अगर जो पूछते हैं तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। दोस्तों, इसमें मेरी राय ये है कि आप लूसेंट जीके, जो लूसेंट जीके बुक है, इसको आप अपनी तैयारी का आधार बनाएं, इसको डेली पढ़ें, क्योंकि इसका सभी खंड मतलब इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, इसके अलावा सामान्य विज्ञान, और अंत में जो सामान्य ज्ञान विविध प्रश्न दिया गया है वो सभी कुछ इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि करंट अफेयर्स पर फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर्स आप अच्छे से तैयार करेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और परीक्षा के पहले 6 से 8 महीनों का करंट अफेयर्स पर्याप्त है। बहुत अधिक पत्रिकाओं, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल के चक्कर में न पड़ें। 2 या 3 स्रोत आपके लिए पर्याप्त हैं। एक पत्रिका जरूर लें। पढ़ते समय जो फैक्ट्स हैं दोस्तों, आपके नवीन फैक्ट जो मिले उनको अलग से नोट करते चलें, ताकि एग्ज़ाम टाइम रिवीजन में आसानी रहे। एक महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि जो पढ़ें सही पढ़ें, और आपके लिए बहुत अधिक नहीं, आपके पास बहुत अधिक समय तो नहीं है, लेकिन पर्याप्त समय है। 80 दिन का समय हमने पहले कैलकुलेट किया था कि 80 दिन का समय अभी भी है आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने के लिए। ये समय बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन पर्याप्त समय है। एक एक पल का सदुपयोग करिए दोस्तों। बहुत जो है ज़्यादा किताबें पढ़ने से या बहुत ज़्यादा नोट्स के चक्कर में न पड़े। जीएस के जो सभी पार्ट्स हैं, करेंट अफेयर से लेकर इतिहास यानी भारतीय इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, संविधान, सामान्य विज्ञान, इसके अलावा यूपी स्पेशल, सभी पर फोकस करें। पढ़े हुए चीज़ों को दोस्तों बार बार रिवाइज करते चले जाएं। रिवाइज करने में आसानी ये रहेगी कि आप अलग से अगर जो कुछ अपने नोट्स बनाते चलते हैं तो अंतिम समय में रिवाइज करने में आसानी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों, पूरे लगन, मेहनत और मनोयोग से तैयारी करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों आपको। आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हों, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे अन्य वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।